ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। 71 परी ने बोला अमायरा से झूठ। उसकी बातें सुनकर अदिति गुस्से से मन में कहती है, आशी की तरह नहीं, ऋषभ मुझे तुम्हारी तरह ट्रीट करेंगे, तुम बस देखती जाओ। फिर अदिति मुस्कुरा कर कहती है, हो बिल्कुल वैसे, हमें कब मिलना है? जिस पर अमायरा कहती है, मैं सोच रही थी कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, उसे दिन क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी रखें। हम आर्यन को भी बुला लेंगे और मासी जी तो रहेंगी। उसमें ऋषभ से कहूंगी कि तुमसे अच्छे से बात करें। वैसे भी हम सब एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए। अमायरा की बात सुनकर अदिति का मूड ही बन जाता है। उसके बर्थडे में खुद ऋषभ गोयनका आएगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। वह खुश होकर कहती है, बिल्कुल, तुम उन्हें ले आना और बाकी का काम मुझ पर छोड़ देना। अमायरा कहती है, ठीक है, तब तक तुम्हारा चेहरा अपनी नॉर्मल हो जाएगा, तब हम बहुत सारे फोटोज लेंगे, तुम अपना ध्यान रखना, बाय। इतना कहकर अमायरा फोन रख देती है। वही इधर अदिति खुश होती है, लेकिन अमायरा डेविल स्माइल करते हुए खुद से कहती है, तुम्हारा ये बर्थडे तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा मिस अदिति। तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हें किस तरह अपने रास्ते से हटाती हूँ। इतना कह कब हमारा अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ दीवान मैंशन में आदित्य अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में परी की बातें घूम रही थी। तभी आदित्य के डैड कहते हैं, आदि तुम कल रात कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें लारा से मिलवाया और तुमने उससे बात भी नहीं की। बेटा, तुम्हें मेहमान उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। आदित्य उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसे देखकर आदित्य की मॉम कहती है, आदि तुम्हारे डैडी तुमसे कुछ कह रहे हैं, तुम उनकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आदित्य अपने स्पून नीचे रखना है और कहता है, क्या मैं एक बात जान सकता हूं कि मेरी शादी कब हो रही है? आदित्य के मॉम डैड एक दूसरे को देखते हैं, फिर आदित्य की ओर देखकर आदित्य के डैड कहते हैं, बेटा जब भी तुम चाहो, लेकिन उसके पहले मैं चाहता था कि तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस हो जाती। तो आदित्य बीच में ही कहता है, डैड क्या आपको नहीं लगता कि एंगेजमेंट होने से पहले मुझे उसे लड़की के बारे में भी पता होना चाहिए जिससे मेरी शादी होने वाली है? आप लोग एक लड़की को मेरे सामने लेकर आएंगे और कहेंगे कि इसके साथ 7 जन्मों के लिए बांध जाओ, तो क्या मैं उससे शादी कर लूंगा? आपको नहीं लगता कि मेरी शादी का फैसला करने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए? अगर मुझे कोई लड़की पसंद होती तो? आदित्य की माँ उसे पर गुस्सा करते हुए कहती है, आदित्य अपने डैड से माफी मांगो, आज कौन बात करता है? आई एम सॉरी मॉम, अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो तो, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं उसे लड़की से शादी नहीं करूंगा, यह मेरा आखिरी फैसला है। आप अपने दोस्त की बेटी को अच्छे से समझा देना कि मैं मुझसे ज्यादा उम्मीद लगाकर ना रखें, क्योंकि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। उसके इतना कहते हैं आदित्य के मॉम डैड शॉक हो जाते हैं और उसकी और बड़ी ही हैरानी से देखने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब आगे आदित्य की बात सुनकर उसके मॉम और डैड दोनों ही हैरान रह जाते हैं। आदित्य किसी लड़की को पसंद करता था और उन्हें ये बात की भनक भी नहीं थी। आदित्य की डैड कहते हैं, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं लारा के डैड से इस बात का वादा ही नहीं करता कि तुम्हारी शादी लारा से होगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें उसे लड़की को भूलना होगा। यह मेरे वादे का सवाल है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। आदित्य अपने डैड की ओर देखकर कहता है, और वादे तो मैं भी नहीं तोड़ता डैड, मैंने आपसे ही सीखा है यह, अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो आपके संस्कारों की ही तौहीन होगी। मैं खुद से यह वादा किया है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो सिर्फ वही, उसके अलावा कोई नहीं। अब आप चाहे इसे मेरा जिद समझे या पागलपन, मैं पीछे नहीं हटाने वाला। आपके घर की लड़की बहुत तो वही लड़की बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आदित्य अपनी जगह से उठ जाता है और वहां से चला जाता है।
वही आदित्य के डैड उसके जाने के बाद कहते हैं, जल्द से जल्द पता करना होगा कि आखिर वह लड़की है कौन और उसे आदि को जिंदगी से दूर करना होगा। उनके ऐसा कहने पर आदित्य की मॉम कहती है, लेकिन क्या आप इस बात को यही नहीं छोड़ सकते? आप लारा के डैड से को बता भी तो सकते हैं कि आदित्य किसी और से प्यार करता है, ऐसे में वह लारा को खुश कैसे रखेगा? आदित्य के डैड कहते हैं, अगर एक बार शादी हो जाती है तो लोग खुश रहना भी सीख जाते हैं। वह मेरा बेटा है और मुझे पता है कि उसे कैसे मनाना है, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो भी, मुझे बस उसे लड़की के बारे में पता करवाना होगा। दूसरी तरफ कपूर मैंशन में नीलम वापस आ चुकी थी और वह काम करने में लगी हुई थी। इस वक्त वह मिस्टर कपूर को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। रागिनी जी उसके पास बैठी हुई उन्हें घर कर देख रही थी। इस वक्त भी नीलम के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। वह जिस नज़र से मिस्टर कपूर को देख रही थी, रागिनी जी के लिए अपने बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अब उनसे सहन नहीं हो रहा था, भले ही ये उनके दूसरे शादी की, लेकिन कोई किसी पति पर इस तरह से नज़र उठा लो किसी औरत को ही अच्छा लगेगा। नीलम जी खाना देते हुए मिस्टर कपूर के काफी पास आ चुकी थी, जिसे देखकर रागिनी जी कहते हैं, आपको उन्हें सर्व शर्व करने की जरूरत नहीं है, आप अपने चेयर पर आकर बैठ जाए। जिस पर नीलम कहती है, कोई बात नहीं, जब तक मिस्टर कपूर नहीं खा लेते मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम लोग अपना खाना एंजॉय करो भी। इतना कहकर वो मिस्टर कपूर की कंधे पर हाथ रख कर कहती है, मिस्टर कपूर ये लीजिए ना, यह मैं खास आपके लिए बनाया है। रागिनी जी गुस्से से लाल हो जाती है और अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, क्या आपको एक बार में सुनाई नहीं देता? चुपचाप से अपनी जगह में आकर बैठे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। उनकी ऊंची आवाज सुनकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। शायद ये पहली बार भी था जब रागिनी जी ने इस तरह से उनसे ऊंची आवाज में बात की थी। सभी रागिनी जी को हैरानी से देख रहे होते हैं। वहीं मिस्टर कपूर अपने कंधे से रागिनी हटाकर कहते हैं, नीलम तुम वहां जाकर बैठ जाओ और जैसा रागिनी कहूं है तुम्हें वही करना है, और हाँ, एक बार में उसकी बात मान जाया करो, उसे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। उसकी बात सुनकर नीलम कहती है, मिस्टर कपूर मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी, वैसे रागिनी ने ही तो कहा था कि मुझे हर किसी की हेल्प करनी है, और जब मैं यहाँ मिस्टर कपूर की हेल्प कर रही हूँ तो तुम्हें परेशानी हो रही है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा करने लगी हो? मुझे काम भी करने को कहती हो और जब मैं करती हूँ तो तुम मुझे रोकने लगती हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अब मुझे कुछ ज्यादा ही सजा दे दी है? उद्धरण चिन्ह। तभी आशी अपनी जगह से खड़ी होती है और अपनी मॉम को सपोर्ट करते हुए कहती हैं, वह जो चाहे वह कर सकती है, वह इस घर की मालकिन है और मिसेज कपूर भी, इसलिए आप उन्हें मत सिखाए कि उन्हें कब आपको काम देना है और कब रोकना है। उन्होंने आपको चुपचाप से अपनी जगह पर बैठने को कहा है तो आप बैठ जाए। वैसे डैड, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि नीलम मासी को उनके घर जाने देना चाहिए। अब वह काफी दिन यहाँ रह चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि अगर मॉम ने इन्हें कोई काम दिया और इन्हें गुस्सा आ गया तो कहीं यह मॉम को कोई नुकसान न पहुंचा दे। आपने देखा ना अभी इन्होंने मॉम से किस तरह से बात की, आप इन्हें अपने घर जाने को कह दीजिए। आशी की बात सुनकर नीलम मन ही मन कहती है, आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? चुपचाप से रह नहीं सकती, मेरा हर काम बिगड़ने सामने आ जाती है, और इस रागिनी को अगर मुझे नुकसान ही पहुंचना ही होता तो मैं बहुत पहले पहुंच चुकी होती। इतने सालों का इंतजार नहीं कर रही होती, एक बार सारी प्रॉपर्टी जमायरा मेरे और अदिति के नाम कर दे, उसके बाद मैं इन सबको ही धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। बस मिस्टर कपूर के साथ रहूंगी और अमायरा की खुशी के लिए तो भी यह बात मन नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर नीलम मिस्टर कपूर से कहती है, मिस्टर कपूर आप प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप मुझे काफी अच्छे से जानते हैं, हम बचपन के दोस्त हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वह तो बस मैं रागिनी ने ऊंची आवाज में बात की इसलिए, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं हो पाता, मेरी उम्र भी तो हो रही है। पता नहीं आशी मुझे ऐसे ही क्यों बात करती है, शायद वह मुझे अब तक अपनी मासी ही नहीं मानती, मुझे पसंद ही नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर नीलम अपने नकली आंसू निकलने लगती है। वही रागिनी जी उसे देखकर मन में कहती है, उम्र हो चुकी है लेकिन दूसरों के पति पर नजर डालने से पीछे नहीं हटती है। मेरा तो जी करता है कि उनके बाल पड़कर इन्हें घर से निकाल दूं, लेकिन ये अमायरा का सहारा ले फिर से इस घर में आ जाएगी, इसलिए इसकी सच्चाई बाहर आना जरूरी है। रागिनी जी मिस्टर कपूर से कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नीलम दीदी यहाँ रुकना चाहे तो रुक सकती है, और हाँ अब से उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, सर्वेंट सब मैनेज कर लेंगे।
उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रागिनी जी अपने कमरे की ओर जाने लगती है। इधर गोयनका का मेंशन में आदित्य के डैड ने ऋषभ से बात की थी, क्योंकि आदित्य की सारी सीक्रेट ऋषभ के पास होती हैं। उन्होंने ऋषभ से यह पूछा था कि आखिर आदित्य किस लड़की को पसंद करता है, लेकिन ऋषभ ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, जबकि उसे शक कि आदित्य परी को पसंद करता है। वही अमायरा उससे कहती हैं, आखिर आदित्य के डैड ये बात क्यों जानना चाहते हैं कि वह किस पसंद करता है? क्या वह उसे लड़की से मिलकर उसे उसकी जिंदगी से भागना चाहते हैं? जिस पर ऋषभ कहता है, मुझे तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आदित्य के बारे में इतना कह सकता हूं कि मैं बहुत जिद्दी है। भले ही वह बाहर से हंसता रहता है, लेकिन वह अगर अपनी पर आ गया तो उसे कोई नहीं संभाल सकता। और मुझे लगता है कि आदित्य उसे लड़की के लिए सीरियस है, क्योंकि उसने अपने डैड से यह बात कही है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे लड़की से ही शादी करेगा। पता नहीं आगे क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। जिस पर अमायरा उससे कहती है, पता नहीं से आपका क्या मतलब है? आपको जाकर आदित्य से बात करनी चाहिए, आखिर वो आपके बेस्ट फ्रेंड है और आप यहाँ है कि पता नहीं बोल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ उसके करीब आता है और उसे कहता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे आदित्य की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए? क्या तुम्हारी दोस्त की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा होता तो तुम भी यही करती? अमायरा पूरे हक से कहती है, बिल्कुल, मैं परी की जिंदगी में पूरी तरह से इंटरफेयर करती। अगर वह किसी लड़के से प्यार कर रही होती तो मैं उसका सपोर्ट करती, बशर्ते वह लड़का अच्छा हो, और अगर उसके मॉम डैड नहीं मानते तो उन्हें मनाने में भी उसकी मदद करती। आखिर वह मेरी दोस्त है और उसका साथ देना भी मेरा काम है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर ऋषभ कहता है, वैसे तुम ये सही कह रही हो, मुझे आदित्य से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैंने कल उससे पूछा भी था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे लगा था कि मैं उसकी फीलिंग नहीं समझ पा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अमायरा उससे कहती है, तो क्या आप जानते हैं कि आदित्य किससे प्यार करता है? ऋषभ बेफिक्री से कहता है, तुम्हारी दोस्त। इतना कहकर वह रुक जाता है। वही अमायरा अपनी एक आईब्रो चढ़कर कहती है, मेरी दोस्त। ऋषभ बात को संभालते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे दोस्त को पता होगा। मुझे इतना पता है कि वह लड़की उनकी ऑफिस में ही काम करती है। खैर, तुम इन सब के बारे में सोचना छोड़ो, मैं आदित्य से बात करके इसे शॉर्ट करता हूँ। हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? इतना कहकर ऋषभ अमायरा के फोरहेड पर किस करता है और उसे बाय कहकर वहां से चला जाता है। वहीं अब अमायरा को क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आदित्य आखिर किससे प्यार करता है। वैसे उसे दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस बार क्यों उसका दिल कर रहा था कि वह किसी की जिंदगी में झांक कर देखें। वह जल्दी से परी को फोन लगा देती है। इधर परी ऑफिस के लिए निकलने ही वाली होती है कि उसका फोन बजने लगता है। वह अपने बैग को अपने कंधे पर लटकते हैं और फोन उठा लेती है। उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि अमायरा का कॉल आ रहा है। तभी अमायरा कहती है, परी तुम्हारे बस किसी से प्यार करते हैं? उसके बाद सुनकर परी हैरान रह जाती है और अपने कान से अपना फोन निकालकर पहले चेक करती है कि कौन है। और जैसे ही वह अमायरा का नाम देखते हैं वह थोड़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि हमारा को इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता था। परी फिर से फोन कान में लगा लेती है और कहती है, मेरे पास किसी से प्यार करते हैं, तुम ये क्या कह रही हो? जिस पर अमायरा कहती है, हाँ, तुम्हारा बॉस है ना आदित्य, वह किसी लड़की से प्यार करता है। ऋषभ ने मुझे बताया, उन्होंने ये भी कहा कि वह लड़की तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती है। मुझे उसके बारे में जानना है। उद्धरण चिन्ह। परी उसकी बात सुनकर हैरानी से कहती है, तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? और तुम कब से दूसरों की लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर करने लगी हो? लगता है जीजू के साथ रहते रहते अब तुम थोड़ी सी बदल गई हो। जिस पर परी रहती है, ऐसा हो सकता है। तुम ये सारी बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि वह लड़की कौन है जिसके लिए आदित्य दीवाना हो चुका है। तुम्हें पता है उसने अपने डैड से भी कह दिया है कि वह शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से, जबकि उसके डैड इस शादी के खिलाफ हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर परी हैरान रह जाती है। वह मन में कहती है, क्या मिस्टर दीवान मेरे लिए इतने सीरियस हो गए हैं कि उन्होंने अपने डैड से भी इसके बारे में कह दिया है? और फिर अगर उनके डैड नहीं माने तो हमारा क्या होगा? वह जल्दी से ना में सर हिलाती है और खुद से कहती है, ये मैं क्या सोच रही हूँ? हम दोनों कब से एक हो गए जो मैं हम कह रही हूँ। नहीं परी, तुझे नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
उद्धरण चिन्ह। तभी हमारा कहती है, तुम कहाँ खो गई, बताओ ना मुझे उस लड़की के बारे में। उद्धरण चिन्ह। परी एक गहरी सांस लेकर कहती है, यार मुझे नहीं पता कि वह लड़की कौन है, और मैंने सर को किसी लड़की से बात करते हुए भी नहीं देखा है। अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अमायरा थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। वह पहली बार किसी के बारे में जानना चाहती थी लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। वह परी से कहती है, ठीक है, तुम्हें जब भी पता चल मुझे इस बारे में बताना। वैसे मैं एक बात कह सकती हूँ कि वह लड़की बहुत ही सुंदर होगी, तभी तो आदित्य उसके पीछे पागल हो गए हैं। ठीक, मैं रखती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अमायरा फोन रख देती है। वही परी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है, क्योंकि अमायरा ने उसे अनजाने में ही खूबसूरत कहा था। लेकिन तभी उसे मिस्टर दीवान और आदित्य की बात याद आती है, जिसकी वजह से वह फिर से उदास हो जाती है। वो खुद से कहती है, मुझे जितना हो सके मिस्टर दीवान को अवॉइड करने की कोशिश करनी है, वरना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक तो मेरी जब भी जा सकती है, ऊपर से लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहकर बुलाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि मैं उनसे दूर रहूं और जितना हो सके उनके बारे में ना सोचूं। उद्धरण चिन्ह। वो एक गहरी सांस लेती है और ऑफिस से निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खुलता है एक बार फिर से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने आदित्य खड़ा हुआ था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। 72। क्या आपको गुस्सा आ रहा है और ऋषभ के राज। अब आगे। परी आदित्य को हैरानी से देखने लगती है। उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है और यह भी कि किस तरह से आदित्य ने उसे किस करके कहा था कि वह उसकी है। वो कुछ कह पाती उसके पहले ही आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे उसके घर से बाहर निकाल देता है और अपने साथ ले जाने लगता है। परी को डर था कि कहीं लोगों ने उन्हें इस तरह से देख लिया तो वह लोग आदित्य को गलत नजरों से ना देखने लगेंगे। उन्हें ऐसा ना लगे कि आदित्य परी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वह खुद ही आदित्य के पास आ जाती है और धीरे से कहती है, मिस्टर दीवान आप ये क्या कर रहे हैं? हम शांति से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिस पर आदित्य कहता है, शांति से बैठकर बात करने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम करने हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम पहले से ही लेट हो चुकी हो? आदित्य की बात सुनकर परी थोड़ी हैरान रह जाती है। वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अमायरा ने तो उसे बताया था कि आदित्य ने अपने डैड के साथ बहस की है। उसे हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त आदित्य का मूड बहुत खराब होना चाहिए था, लेकिन वह तो नॉर्मल लग रहा है। वह आदित्य का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है, जिस वजह से आदित्य उसे घूरने लगता है और कहता है, अब क्या हो गया तुम्हें? कुछ भूल गई क्या? परी ना में सिर हिलाती है और कहती है, क्या आप ठीक है? आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य कहता है, नहीं मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन तुम मुझे इस तरह से रोककर गुस्सा दिला रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे लेट होना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर आदित्य एक बार फिर से परी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इस बार परी चुपचाप से उसके साथ जाने लगती है। आदित्य परी को अपने कार में बैठा देता है और ड्राइवर को ऑफिस की ओर ले जाने लगता है। परी का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि आदित्य उसे ही देख रहा होता है। वह आदित्य की ओर देखकर कहती है, मिस्टर दीवान प्लीज आप मुझे यही उतार दीजिए, मैं यहाँ से खुद ही ऑफिस चली जाऊंगी, अगर लोग हमें एक साथ देखेंगे तो गलत समझेंगे। उद्धरण चिन्ह। तुम फिर से लोगों के बारे में सोच रही हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वो लोग जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। और वैसे भी हम दोनों की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें बाकी लोगों के बारे में सोचने का ही मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दो। परी हैरानी से कहती है, शादी? हम दोनों की? ये कब हुआ मिस्टर दीवान? मिस्टर दीवान अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, आपने मुझे मेरी मर्जी पूछी ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि। उसके इतना कहते ही आदित्य दोनों के बीच की दूरी को मिटाकर परी के करीब आ जाता है और उसके कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से सटा लेता है। परी उसकी फुर्ती देखकर हैरान रह जाती है। तभी वह नोटिस करती है कि आदित्य कंटिन्यू उसके होठों की ओर देख रहा है।
ये देखकर परी कहती है, मिस्टर दीवान खबरदार, अगर आपने मुझे किस करने की कोशिश की तो। आदित्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह कहता है, मुझे रोक सकती हो तो रोक लो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही वह परी को किस करने लगता है। हर परी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो आदित्य को बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं कर रही होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन आदित्य जब उसके पास आता था तब वह बिल्कुल भी उसे रेसिस्ट नहीं कर पाते थी। परी को किस करने के बाद आदित्य उससे दूर होता है और कहता है, तुम मुझे बस एक पल के लिए रेसिस्ट नहीं कर पा रही हो तो फिर जिंदगी कैसे कर पाओगी। सुनो परी सक्सेना, तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो। हमारे एक होने के बाद लोग जरूर तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में बात करेंगे, लेकिन तुम उनकी बातें उनके मुंह बंद करने के लिए मैं काफी हूं। तुम मुझ पर ध्यान देना, बस मुझ पर। इतना कहकर आदित्य बड़े प्यार से परी को देखने लगता है। वही परी भी उसे वैसे ही नजरों से देखने लगती है। उसे आदित्य के साथ अपनापन महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह आदित्य की बात पर विश्वास कर सकती है। जब वो देखती है कि आदित्य उसकी ओर देखना बंद ही नहीं कर रहा है तो वह अपनी नजरें झुका देती है, जिसे देखकर आदित्य भी मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ रागिनी ने नीलम को काम करने से मना कर दिया था, इसलिए वह इस वक्त अपने कमरे में बैठी आराम से फल खा रही होती है। उसे अब काफी अच्छा लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से काम करते करते वह पूरी तरह थक चुकी थी। तभी उसका फोन बजता है। वह देखी है तो अदिति का कॉल आ रहा होता है। वो झट से फोन उठा लेती है और खुश होकर कहती है, एक्स, हाँ मेरी बच्ची, कैसी है तू? तेरा काम हो गया क्या? मैं तूने बताया था ना, तो आज शूटिंग पर जा रही है। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में अदिति कहती है, मॉम अभी मैं वही हूँ, अभी मेरा मेकअप हो रहा है, उसके बाद मेरी शूटिंग होगी। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, आप उसे सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। नीलम कहती है, तुम्हारी आवाज बता रही है कि यह कितनी अच्छी बात है। जल्दी बताओ, कोई गुड न्यूज सुने, बहुत समय हो चुका है। अब मुझे एल से रहा नहीं जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। अदिति खुश होते हुए कहती है, आपको पता है अमायरा मेरे लिए बर्थडे पार्टी रखने वाली है और इस पार्टी में वह ऋषभ को भी लाने वाली है। आपको पता है उसने मुझसे कहा है कि वह ऋषभ और मेरी फिर से दोस्ती करवा दी की, और साथ में आर्यन भी आएगा, तो हम लोग बचपन की तरह पार्टी एंजॉय कर पाएंगे। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। काफी टाइम से ऋषभ ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की है, अब तो मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुनकर नीलम कहती हैं, बेटा ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम बस ऋषभ से दोस्ती बढ़ा लेना और फिर उसके दिल में जगह बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। वैसे भी अमायरा का एटीट्यूड ही ऐसा है कि कोई उसे ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाएगा। देख लेना, ऋषभ उससे जरूर तंग आ जाएगा और उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त तुम उसका सहारा बन जाना, फिर तुम मिसेज गोयनका बन जाओगी। उसकी बात सुनकर अदिति खुश होते हुए कहती है, वही तो मैं चाहती हूँ, बचपन से ही मैं इस दिन का इंतजार किया है। अमायरा बस उनकी लाइफ से निकल जल्दी आ जाए और मैं ऋषभ की वाइफ बन जाऊं। आपको पता है ऋषभ फॉर्मल कपड़ों में और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। शादी के बाद तो मैं अपने बिना कपड़ों को भी पाऊंगी। इतना कहकर अदिति शर्माने लगती है, जिसे उसकी बातें सुनकर नीलम कहती है, बेटा थोड़ा शर्म कर लो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। शादी के बाद तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन अपनी मॉम के सामने इस तरह से बेशर्म होने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। परी शर्माती हुई कहती है, सॉरी मॉम, वो तो एक्साइटमेंट में मेरे मुंह से यह बात निकल गई। आप ये बताइए कि क्या आप मेरे बर्थडे पार्टी में आएंगे? अमायरा ने तो कहा था कि आप भी वहां होगी। जिस पर नीलम कहती है, नहीं बेटा, मैं वहां जाकर क्या करूंगी, तुम बच्चे ही एंजॉय करना। वैसे भी मुझे इस रागिनी की अकाल ठिकाने जो लगानी है, इसने मेरा जीना हराम करके जो रख दिया था। अब मेरी बारी है एक बार फिर से इस घर पर राज करने की। मैं उसे रागिनी की बच्ची को छोड़ेगी नहीं और उसे अपनी खूब सेवा करवाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अदिति कहती है, ठीक है मॉम, आप उनसे सेवा लीजिए और मैं अपना मेकअप करवाती हूँ, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर अदिति फोन काट देती है और एक लड़की उसका मेकअप करने लगती है। दूसरी तरफ इस वक्त ऋषभ अपने केबिन में बैठा हुआ था और समर उसके सामने खड़ा हुआ था। ऋषभ के सामने टेबल पर इस वक्त कपूर मैंशन का मैप था, जिसे वह बड़े ही गौर से देख रहा होता है। वो अमन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि कपूर मैंशन का ये मैप सबसे पुराना है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये जगह है, मुझे भी पता है, इनमें से कोई भी छिपी हुई नहीं है। मुझे उस वक्त का मैप चाहिए जब कपूर मैंशन बन ही रहा था। मुझे अच्छी तरह पता है कि इससे भी पुराना कोई मैप होगा। तुम एक काम करो, किसी सरकारी अफसर को पैसे खिलाओ और उससे कपूर मैंशन का पुराना मैप लेकर आओ।
मुझे जल्द से ज्यादा वह चाहिए। जिस पर समर कहता है, ठीक है सर, लेकिन अगर आपको जरूरत थी तो आप मैम के डैड से भी तो यह मांग सकते थे। आखिर आप वहां ढूंढ क्या रहे हैं? इससे बेहतर तो नहीं है कि आप खुद जाकर उनसे ही पूछ ले। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ उसे घूरते हुए कहता है, अगर मुझे उनसे पूछना ही होता तो मैं पहले ही पूछ चुका होता। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये काम उनसे छिपकर करना चाहता हूँ? मैं जो ढूंढ रहा हूँ उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है और शायद पता चलना भी नहीं चाहिए जब तक मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाता। जब तक मुझे इस बारे में पूरा पता नहीं चल जाता मैं किसी को बता नहीं सकता, और हाँ, ये बात बाहर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। समझे तुम? उद्धरण चिन्ह। समर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, जी सर। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और फिर अपने चेयर में अपना सर रखकर बैठ जाता है। जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपने बचपन की कुछ चीज याद आने लगती है। वो और अमायरा कपूर मैंशन के आंगन में खेल रहे होते हैं, तभी उनके पास एक आदमी आता है और वह ऋषभ के कंधे पर हाथ रखता है। ऋषभ जब उस आदमी की ओर मुड़कर देखता है और उसे देखते ही वह डर जाता है। ये चीज याद आते ही ऋषभ अपनी आंखें खोल लेता है, हर गहरी सांस लेने लगता है। वह अपने सामने रखा हुआ पानी का गिलास खत्म कर देता है और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस हादसे भी सच्चाई पता करके ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतना कहते ही आदित्य का चेहरा गंभीर हो जाता है। वही आदित्य और परी एक साथ ऑफिस आते हैं। परी को आदित्य के साथ देखकर सभी एम्प्लॉय हैरान रह जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वही परी को बहुत शर्म आ रही होती है। वह जानती थी कि अगर वह आदित्य के साथ ऑफिस आती है तो उसके साथ ही होने वाला होता है। वह अपना सर झुकाकर आदित्य के पीछे पीछे ही चल रही होती है कि अचानक से आदित्य रुक जाता है। परी इस बात पर ध्यान नहीं देती और वह आदित्य से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है। वह अपने सर को सहलाते हुए आदित्य से कहती है, आप अचानक से रुक क्यों गए? क्या आप मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे? इतना कहकर वह आदित्य के चेहरे की ओर देखने लगती है, लेकिन जैसे ही वह आगे की ओर झुकती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके सामने मिस्टर दीवान खड़े हुए थे। उन्हें देखकर परी थोड़ी घबरा जाती है और डरते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर दीवान, आप कैसे हैं? मिस्टर दीवान उसे कोई जवाब नहीं देते। ये देखकर आदित्य को अच्छा नहीं लगता। आदित्य परी से कहता है, तुम अपने वर्क स्टेशन पर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। परी हाँ में सिर हिलती है और वहां से चली जाती है। इधर मिस्टर दीवान आदित्य से कहते हैं, तुम इस तरह से गुस्से में घर से क्यों आ गए? क्या तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं थी? उनकी बातें सारे एम्प्लॉय सुन रहे होते हैं, जिसे देखकर आदित्य कहता है, आपको नहीं लगता कि यह बेहतर होगा अगर हम मेरे केबिन में चलकर बात करें? अगर आपको कोई तमाशा बनाना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से केबिन में चलकर बात करना अच्छा होगा। इतना कहकर आदित्य पहले ही केबिन की ओर जाने लगता है। वही आदित्य के डैड उसे गुस्से में करते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। मिस्टर दीवान को देखकर परी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वह अपने वर्क स्टेशन पर बैठी हुई थी और घबराहट की वजह से उसे बहुत पसीना आ रहा होता है। तभी मनन वहां आता है और परी को देखकर ही समझ जाता है कि वह बहुत घबरा रही है। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, परी क्या तुम ठीक हो? परी उसकी ओर दिखती है और ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम्हें पता है मिस्टर दीवान यहाँ क्यों आए हैं? क्या वह मुझे जॉब से निकलने वाले हैं? क्या आज मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा? मुझे यहाँ से नहीं जाना, प्लीज मुझे बताओ ना वह यहाँ क्यों आए हैं? उसकी बात सुनकर मनन कहता है, रिलैक्स परी रिलैक्स, पहले खुद को थोड़ा शांत कर लो। और मिस्टर दीवान तुम्हें जॉब से क्यों निकालेंगे? तुम हमारे कंपनी की मोस्ट टैलेंटेड लोगों में से एक हो। तुमने अपने दम पर कितना बड़ा इवेंट हैंडल किया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी तो हैंडल कर रहे हो। वह तुम्हें ऐसे ही यहाँ से कि नहीं निकाल सकते, और मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई इतनी बड़ी गलती की है कि मिस्टर दीवान तुम्हें जब से निकाल दे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसकी बात सुनकर परी कुछ सोचने लगती है और उसके मन में आता है कि गलती तो उसने नहीं की है, लेकिन उनके बेटे ने जरूर की है। और अगर मिस्टर दीवान को पता चला कि वह लड़की जिससे उनका बेटा प्यार करता है वह परी है तो वह जरूर नाराज हो जाएंगे। यही बात सोचकर परी घबरा रही होती है। 73 रैगिंग और ऋषभ और अमायरा का प्यार। अब आगे। इधर परी काफी घबराई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर दीवान आदित्य को घूरते हुए देख रहे थे, लेकिन आदित्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये पहली बार था जब आदित्य अपने डैड से ऐसा बिहेव कर रहा था। आदित्य के डैड कहते हैं, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती?
तुम्हें लारा से ही शादी करनी होगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उनकी ओर देखकर कहता है, मुझे किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही किसी को चूज करके रखा है। मैं उसी से शादी करूंगा, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। उसके इतना कहते ही मिस्टर दीवान कहते हैं, ठीक है तो तुम अभी इस ऑफिस को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, तुम्हें अभी तुम्हारी पोजीशन से निकाला जाता है, और हाँ, जब तक तुम शादी के लिए मान नहीं जाते ना ही तुम्हें इस ऑफिस में आने की जरूरत है और ना ही मेरे घर में। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर आदित्य उनकी ओर देखता है और कहता है, मुझे पता था आपका आखिरी दाव यही होने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आदित्य दीवान कितना बड़ा नाम बन चुका है। मुझे आपके बिजनेस की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आदित्य गुस्से में अपने केबिन से निकल जाता है। इधर जैसे ही आदित्य केबिन से निकलता है, सबकी नजर उस पर ही चली जाती है। वही परी का दिल जोरों से धड़क रहा होता है आदित्य को इस तरह से देखकर। वह बस आदित्य को देख रही होती है जो ऑफिस से निकल रहा होता है कि तभी आदित्य रुक जाता है और मुड़कर परी की ओर देखा है। ये देखकर तो जैसे परी की जान ही हलक में आ जाती है। उसे डर था कि कहीं आदित्य कुछ ऐसा ना कर दे जिस वजह से उसकी जॉब खतरे में पड़ जाए। इधर आदित्य परी को घूर कर देखता है और उसकी ओर कदम बढ़ने लगता है। परी की हार्ट बीट उसके बढ़ते हुए कदमों के साथ बढ़ने लगती है। अगले ही पल आदित्य परी के सामने खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। मनन परी की पीछे जाने लगता है और आदित्य से कहता है, मिस्टर दीवान आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज परी का हाथ छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आदित्य किसी की नहीं सुनता और परी को जबरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। इस बार वह खुद ही कार ड्राइव करता है और उसने अपने पीछे किसी गार्ड को भी आने नहीं दिया। दूसरी तरफ साक्षी के कॉलेज में साक्षी इस वक्त पार्थ से ही चैटिंग कर रही होती है और वह काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। वही आशी दूर से साक्षी को देख रही होती है और सोचती है कि आखिर ये लड़की किससे बात कर रही है। तभी एक लड़का आशी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वहां जिसे देखकर आशी 2 कदम पीछे चले जाती है और कहती हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? वह लड़का कहता है, हेलो आशी, मेरा नाम विनोद है, मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे स्टडीज के लिए तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? आशी उसे घूर कर देखती है और याद करने की कोशिश करती है कि आखिर ये लड़का कौन है। उस लड़के ने सिंपल सा चश्मा पहना हुआ था और साथ ही नॉर्मल शर्ट पैंट। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी मिडिल क्लास फैमिली से है। लेकिन आशी को ये बात याद नहीं आ रही थी कि क्या ये लड़का उनकी ही क्लास में पढ़ता है। इसलिए वह कहती है, ठीक है, मैं ग्रुप में नोट्स भेज दूंगी, तुम उसे पढ़ लेना, अभी मुझे थोड़ा काम है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आशी वहां से जाने लगती है कि वह लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर आशी हैरान रह जाती है और गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं? अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करने कोशिश की तो तुम्हारे हाथ तोड़कर रख दूंगी। इतना कहकर वह पीछे की ओर देखने लगता है जहां कुछ लड़के खड़े हुए थे। आशी जब उन लड़कों की ओर देखते हैं तो समझ जाती है कि यह लड़के पुलिस है और ये लड़के इस लड़के का रैगिंग कर रहे हैं। वह फिर उसे लड़के की ओर देखते हैं और कहती है, क्या वह लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विनोद धीरे से हाँ में सर हिला देता है, जिसे देखकर आशी कहती है, उन लोगों ने तुमसे क्या करने को कहा है? वह लड़का आशी की बात सुनकर डरने लगता है, उसके होंठ कांप रहे होते हैं, जिसे देखकर आशी कहती है, देखो डरो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम मुझे बता सकते हो। उद्धरण चिन्ह। वह लड़का अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, उन लोगों ने मुझे तुम्हें किस करने को कहा है? अगर मैंने यह नहीं किया तो वह मेरे साथ बहुत बड़ा करेंगे, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उसकी बात सुनकर आशी अपने आंखें छोटी करते हुए कहती हैं, अगर उन लोगों ने कुछ और कहा तो मैं तुम्हारी मदद कर भी देती, लेकिन इस चीज में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम अपने उन दोस्तों के पास जाओ और उनसे अख की अपनी हद में रहे, वरना आशी कपूर से पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर आशी दूर करें उन लड़कों को घूरती है और वहां से जाने लगती है। वहीं उन लड़कों में से एक लड़का आशी को देखते हुए कहता है, बहुत अकड़ है इस लड़की को कपूर होने का, जब से आई है तब से ही मेरा दिमाग खराब करके रखा है। एक बार फ्रेशर्स पार्टी आ जाए, उसे दिन में इसे दिखाता हूँ, इसे ऐसी सजा दूंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। इतना कहकर वहां आशी को बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगता है।
इधर साक्षी पार्थ से ही बात कर रही होती है, तभी पार्थ इस मैसेज करते हुए कहता है, क्या आज रात तुम मेरे साथ क्लब चलोगी? उद्धरण चिन्ह। उसका मैसेज पढ़ते ही साक्षी कुछ सोचने लगती है। उसकी उंगलियों की बोर्ड पर चलने को तैयार थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पार्थ को क्या जवाब दे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह पार्थ को हाँ कह देती और अगर वह नहीं पहुंच पाई तो पार्थ को बहुत बुरा लगेगा। लास्ट टाइम तो वह घर वालों से बचकर चली गई थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए वहां कुछ सोचने लगती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। ये देखकर साक्षी डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि किसका कॉल है वह खुश हो जाती है। वह जल्दी से फोन उठा लेती है, क्योंकि यह पार्थ का कॉल था। सामने से पार्थ कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो? इतना सोच क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में साक्षी कहती है, जाना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या भाई मुझे जाने देंगे? तुम तो उन्हें अच्छे से जानते हो कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा पजेसिव है, और ऊपर से मैं लास्ट टाइम भी बिना बताओ जा चुकी हूँ। अगर उन्होंने मेरे पीछे पीछे किसी सीक्रेट गार्ड को लगा दिया तो मैं तो पड़ी जाऊंगी ना, मैं इस तरह से नहीं जा पाऊंगी। जिस पर पार्थ कहता है, ठीक है तो फिर नहीं चलते हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर पार्थ फोन काट देता है। वही साक्षी फोन कटने की आवाज सुनती है तो हैरान रह जाती है। वह अपना फोन निकाल कर देखती है तो पार्थ सच में फोन काट चुका था। वह गुस्से से कहती है, क्या ये लड़का पागल हो गया है? ये मुझे 2 मिनट और नहीं मान सकता था, इसे तो कुछ भी नहीं आता। इतना कहकर वहां टेबल पर मोबाइल फेंक देती है और गुस्से में उसे घूरने लगती है। उसका दिल कर रहा था कि पार्थ है उसे 2 मीठी मीठी बातें करे और कहे कि वह सब कुछ संभालेगा, वह बस एक बार क्लब आ जाए, लेकिन पार्थ में तो 1 सेकंड भी नहीं लगाया फोन कट करने में, जिस वजह से साक्षी का मुंह बन गया था। शाम का वक्त। गोयनका मेंशन में इस वक्त अमायरा ऑफिस से आकर बैठी हुई थी। वह बहुत ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि मीटिंग उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ी थी। तभी कोई इंसान उसके सिर पर हाथ रखकर उसे होते मसाज देने लगता है। अमायरा की आंखें बंद थी, लेकिन वह फिर भी जानती थी कि ये ऋषभ है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। ऋषभ उसकी ओर थोड़ा सा झुककर कहता है, तो मैडम अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अमायरा मुस्कुरा कर कहती है, बहुत अच्छा, अब जरा मेरे पर भी दबा दो, उनमें भी दर्द है। उसके इतना कहते ही ऋषभ अमायरा का सर दबाना बंद करता है, जिसे देखकर अमायरा अपनी आंखें खोल देती है। उसे लगता है कि पैर दबाने वाली बात सुनकर ऋषभ नाराज हो गया है और वहां से जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह ऋषभ को देखते हैं तो पाती है कि ऋषभ उसकी ओर ही आ रहा है और उसके लेवल तक बैठने लगता है, जिसे देखकर अमायरा झट से अपने पैर ऊपर कर लेती है और कहती है, ऋषभ आप ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? आप मेरे पति हैं और पति पत्नियों के पैर नहीं छूते। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ उसे प्यार से देखते हुए कहता है, मैं उन जालिम पतियों में से नहीं हूं जो अपनी पत्नी को अपने सामने कुछ नहीं समझते। तुम मेरे बराबर की हो, अगर तुम मेरे पैर छूने के बारे में सोच सकती हो तो मैं भी यह कर सकता हूं। और वैसे भी मेरी पत्नी कोई आम लड़की नहीं है। अमायरा ऋषभ गोयनका नाम है उसका, वो सबसे अलग है और उसके लिए सारे रूल्स भी अलग है, इसलिए अब चुपचाप से अपना पैर दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ऋषभ अमायरा के पैर छूने लगता है, लेकिन अमायरा उसे मना करते हुए कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी, आप मेरे पास बैठिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही वह ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेती है और उसके कंधे पर सर रख लेती है। ये देखकर ऋषभ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अमायरा ऋषभ के कंधे पर सर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं आपके कंधे पर सर रखकर सो सकती हूँ, ऐसे ही मुझे आराम मिल जाता है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ अमायरा के कंधे पर हाथ रखकर खुद से सटा लेता है और उसके बालों में किस करके कहता है, तुम जो चाहती हो वही होगा, अगर तुम्हें ये पसंद है तो यही सही। उसके ऐसा कहने पर हमारा ये चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ आराम से बैठे हुए थे कि तभी उन्हें किसी की गला साफ करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर तुम्हें अपनी आंखें खोलकर सामने देखे उनके सामने साक्षी खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में इस वक्त आइसक्रीम था। उसने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे जिसमें बहुत क्यूट नजर आ रही थी। साक्षी उन दोनों को देखकर कहती हैं, भाई भाभी अगर आप दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है, आपका इतना बड़ा कमरा भी तो है, आप दोनों वहां जा सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस घर में एक छोटी बच्ची भी रहती है। अमायरा उसकी ओर देखते हैं और कहती है, अगर बच्ची छोटी है तो उसे सिर्फ अपने कमरे में रहना चाहिए, इस तरह चारों ओर घूमने नहीं चाहिए। जाओ छोटे बच्चे अपने कमरे में, जब मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आप तभी नीचे आना।
अमायरा की बात सुनकर साक्षी चिढ़ जाती है और कहती है, ये बच्ची इतनी भी छोटी नहीं है, अब मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। तभी पीछे से वैशाली जी कहती हैं, अच्छा अगर तुम 21 साल की हो गई हो तो क्या करें, तुम्हारी शादी करवा दे तुम्हारी। उसकी बात सुनकर साक्षी फिर से कहती है, मॉम अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, यह शादी वादी बातें मेरे सामने मत किया करो। तभी अमायरा कहती है, प्यारी नंद जी शायद आप भूल रहे हैं, जब मैं सिर्फ 22 साल की थी उसी वक्त मैं आपकी भाभी बन गई थी, उस हिसाब से तो अगले साल आपकी शादी हो जानी चाहिए। साक्षी जल्दी से ना में सिर हिलाती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे इस शादी के झंझट में अभी नहीं फंसना, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। डैड आप समझाए ना, भाभी और मॉम को, ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। वही मिस्टर गोयनका हंस कर कहते हैं, अभी तो तुम छोटी हो लेकिन एक दिन तो तुम्हारी शादी होगी ही ना, शायद हमें अभी से हूं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना चाहिए। वैसे गोयनका फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना सबकी बस की बात नहीं है, अच्छा होगा कि हम अभी से तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढे। तभी ऋषभ कहता है, डैड मैं तो कह रहा था कि हम किसी फ्रेंच प्रिंस से साक्षी की शादी करवा देते हैं, मुझे लगता है कि साक्षी वहां खुश रहेगी। ऋषभ की बात सुनकर तो साक्षी का दिल ही बैठ जाता है, क्या उससे शादी के बाद फ्रांस जाना होगा, और सबसे बड़ी बात, क्या उस सच में किसी फ्रेंच प्रिंस से शादी करनी होगी। उसका प्रिंस तो यही रहता है इसी शहर में, वो उसके बिना कैसे रह पाएगी। साक्षी डरते हुए सबकी ओर देखने लगती है और लास्ट में उसकी नज़र अमायरा से मिल जाती है। अमायरा उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी दरवाजे से आवाज आती है, यहाँ किसकी शादी हो रही है, क्या मुझे कोई इनवाइट करना पसंद करेगा। उसकी आवाज सुनकर सब दरवाजे की ओर देखने लगते हैं और सबके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही साक्षी जब दरवाजे पर खड़े हुए आदमी को देखते हैं तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। ना CH74 मुझसे शादी करोगी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे उस शख्स को देखकर सबका चेहरा खिल जाता है। वही साक्षी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह मन में कहती है, यह इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये भूल गया है कि मेरे घर में सिर्फ मैं ही नहीं रहती, मेरी पूरी फैमिली रहती है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। उद्धरण चिन्ह। वह न में सिर हिलाते हुए अपने सामने खड़े इंसान को घूरने लगती है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं पार्थ खड़ा हुआ था। पार्थ के हाथ में एक फ्लावर बुके था और कुछ स्वीट्स थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह चॉकलेट थी। पार्थ मुस्कुराते हुए में हाल में आता है। वैशाली जी पार्थ को देखकर कहती है, अरे पार्थ बेटा, इतनी रात को कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना। उद्धरण चिन्ह। पार्थ मुस्कुरा कर कहता है, जी आंटी सब ठीक है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि अम्मू दी से मिल लूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह एक नज़र साक्षी की ओर डालता है, फिर अमायरा की ओर जाता है। पार्थ अमायरा को बुके और स्वीट्स देता है। अमायरा उसे गले से लगा देती है और पार्थ हग ब्रेक करते हुए कहता है, आप कैसी हैं। अमायरा कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ देर पहले हम साथ में ऑफिस में ही थे, लेकिन तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे हम काफी दिनों के बाद मिले हैं, कुछ चाहिए क्या तुम्हें। उसकी बात सुनकर ऋषभ कहता है, छोटे भाई बहनों की यही आदत होती है, जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता है तो एक्स्ट्रा स्वीट करने की कोशिश करते हैं, क्यों साक्षी। इतना कहकर ऋषभ साक्षी की ओर देखता है। वही साक्षी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं भाई, मैं कब एक्स्ट्रा। उसने इतना ही कहा था कि पार्थ उसकी ओर देखता है, जिस वजह से साक्षी चुप हो जाती है। वो नहीं चाहती थी जिस लड़के को वो पसंद करती है वो सोचे कि ये लकड़ी कितना ज्यादा बोलती है। वही पार्थ कहता है, आपने सही कहा, मैं बस आपसे मिलने नहीं आया था, एक्चुअली आप गलती से मेरी फाइल उठा कर ले आए हैं, मैं उसे लेने आया था, कल मीटिंग के लिए उसकी प्रिपरेशन जो करनी है। उद्धरण चिन्ह। अमायरा कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा वह फाइल, एक सेकंड। वह अपना सारा सामान नीचे लगती है और फिर अपने बैग में उसे फाइल को ढूंढने लगते हैं। अगले ही पल अमायरा को वह फाइल मिल जाती है और वह उसे पथ की ओर बढ़ते हुए कहती है, ये ली, अब अच्छे से प्रिपरेशन करना। उद्धरण चिन्ह। जिस पर पार्थ कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे यहाँ किसकी शादी की बात हो रही थी, क्या कोई मुझे भी बताया। वैशाली जी पार्थ को बैठने का इशारा करते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटा, हम लोग तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और सोच रहे थे कि साक्षी के लिए कैसा लड़का सही रहेगा। कुछ चीज उसके भाई को पसंद आती है तो कुछ चीज उसके डैड को।
अब ऐसे में तो लड़का मिलने से रहा, इसलिए हम सोच रहे थे कि अपनी खोज अभी से शुरू करते ताकि एन मौके पर हमें कोई दिक्कत ना हो। पार्थ साक्षी की ओर देखकर कहता है, तो ऐसी बात है मिस गोयनका की शादी की बातें हो रही थी। वैसे आप सही सोच रहे हैं, गोयनका फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को शायद ही कोई पूरी कर सकता है। आप कहें तो मैं अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में पूछ सकता हूँ। वैसे वो काफ़ी हाईली ग्रेजुएट्स है और उनका बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप उनके बारे में ज़रूर सोच सकती हैं। ऐसा कहते हैं वो मुस्कुराते हुए वैशाली जी की ओर देखने लगता है। वही साक्षी को गुस्सा आने लगता है। वो उसके ही गर्लफ्रेंड के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कैसे कर सकता है। साक्षी उसे गुस्से से घूरने लगती है। साक्षी का दिल कर रहा था कि वह पार्थ के बाल नोचकर उसे गंज बना दे, लेकिन ये सोचकर रुक गई कि अगर फ्यूचर में उनकी शादी हो गई तो लोग इन दोनों पर ही हंसेंगे। वह अपनी आंखें रोल करते हुए दूसरी ओर देखने लगती है। इधर अपनी बात पूरी करते हुए पार्थ साक्षी की ओर देखता है और उसे गुस्से में देखकर मुस्कुराने लगता है। वह ये जानता था कि उसके मुंह से यह सारी बातें सुनकर साक्षी जरूर गुस्सा हो जाएगी और फिर वह गुस्से में काफी ज्यादा क्यूट लगेगी। पार्थ को उसकी यह क्यूटनेस बहुत ही ज्यादा पसंद थी। वही अमायरा कहती है, वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, तुम मुझे उन लड़कों की लिस्ट भेज दो, मैं खुद इनमें से परफेक्ट लड़का चूज करूंगी अपनी प्यारी नंद के लिए। उद्धरण चिन्ह। अमायरा की बात सुनकर पार्थ थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अमायरा उसकी बातों को सीरियसली लगी थी। वही घर वाले भी अब थोड़े सीरियस होने लगते हैं और वैशाली जी कहती हैं, बिल्कुल पार्थ, तुम उसे लिस्ट भेज देना। उद्धरण चिन्ह। पार्थ मुस्कुरा कर कहता है, जी बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर पार्थ अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर अचानक रुक जाता है। ये देखकर अमायरा कहती है, क्या हुआ, कुछ भूल गए? अमायरा तिरछी नजरों से साक्षी की ओर देखते हैं और ठीक उसी वक्त साक्षी भी अमायरा की ओर देखती है, लेकिन झट से अपनी नजरें दूसरी ओर घूम लेती है। साक्षी को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अमायरा तो उन दोनों के बारे में पता है। तभी पार्थ पीछे मुड़कर साक्षी से कहता है, वैसे साक्षी, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी? मैंने तुम्हें बहुत काम बात ही ऐसे बाहर जाते हुए देखा है। अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आज साक्षी को अपने साथ क्लब लेकर जा सकता हूँ? पार्थ की बात सुनकर तो अमायरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही साक्षी का तो जैसे बीपी ही बढ़ जाता है। वह गहरी सांस लेते हुए अपने भाई की ओर देखने लगती है। ऐसा नहीं था कि अगर पार्थ साक्षी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है तो उनकी फैमिली उसे मना कर देती। वह लोग पार्थ को ऑलमोस्ट बचपन से ही जानते थे और यह भी जानते थे कि वह कितना अच्छा लड़का है। अब तो वह फैमिली भी थे, इसलिए उन्हें पार्थ को लेकर कोई डाउट नहीं था। साक्षी पर इस बात से डर रही थी कि वह दोनों इस वक्त रिलेशनशिप में थे और अगर वह पकड़े जाते तो क्या होता, जिस वजह से वह कुछ भी कहने से घबरा रही थी। तभी वैशाली जी कहती है, ये तो तुमने सही कहा बेटा, साक्षी को हम कहीं भी नहीं जाने देते। तुम तो जानते ही हो मीडिया को, एक बार अगर उन्होंने साक्षी को किसी के साथ या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में देख लिया जो सही ना हो तो फिर बात का बतंगड़ बनते हुए देर नहीं लगती। इसलिए ऋषभ उसे कहीं भी नहीं जाने देता उसकी सेफ्टी के लिए। लेकिन मैं सोच रही हूं कि अगर वह तुम्हारे साथ जाएगी तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम्हें क्या लगता है ऋषभ? ऋषभ भी बड़े प्यार से कहता है, वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, पार्थ के साथ रहेगी तो सेफ रहेगी। साक्षी, तुम उसके साथ जा सकती हो और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर ऋषभ मुस्कुराते हुए साक्षी को देखा है और अपने कमरे की ओर जाने लगता है। वही अमायरा भी अपना बैग उठाती है और कहती है, नंद जी अच्छे से रेडी होकर जाना, आप मेरे भाई के साथ जा रहे हो तो उसकी पर्सनैलिटी मैच जरूर करना। ठीक है, एंजॉय। इतना कहकर अमायरा साक्षी को आंख मारती है, जिसे देखकर साक्षी की रूह कांप जाती है। अब तो उसे पूरा यकीन था कि हमारा को उन दोनों के बारे में पता। अमायरा मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर आ जाती है। वही साक्षी पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में रेडी होकर आती हूँ। पार्थ उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा है और कहता है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। साक्षी पार्थ को घूर कर देखती है और फिर अपने अपने की ओर चली जाती है। इधर पार्थ मिस्टर गोयनका के पास बैठता है और उनसे बिजनेस की बातें करने लगता है। दूसरी तरफ आदित्य परी को अपने फार्म हाउस में लेकर आ चुका था। रात हो गई थी और इस फार्म हाउस में इस वक्त कोई सर्वेंट नहीं था। परी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए आदित्य उसके लिए सैंडविच बना रहा था।
उन सैंडविच को देखकर परी का मुंह बन जाता है। वो लड़की जो बिना 3 प्लेट खाना खा रह नहीं सकती थी, आज उसे सैंडविच के कुछ टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। तभी आदित्य उसकी ओर देखता है और कहता है, ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, कल यहाँ सेफ आ जाएगा और वह तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल भी बना देगा। क्या हम कल भी यही रहने वाले हैं? हमें ऑफिस जाना होगा। मिस्टर दीवान आप छुट्टी ले सकते हैं लेकिन मैं नहीं। परी हैरानी से और थोड़ी परेशान होते हुए कहती है, जिसे सुनकर आदित्य कहता है, तुम्हारा बॉस मैं हूँ। डैड ने तुम्हें मुझे असिस्ट करने के लिए कहा था और जब मैं वहां हूं ही नहीं तो तुम वहां किसे असिस्ट करोगी? तुम यही रहोगी मेरे साथ, समझी? उद्धरण चिन्ह। परी का मुंह बन जाता है। वह कहती है, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अगर आप अपने डैड से गुस्सा थे तो खुद ही वनवास जा सकते थे। मुझे साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी? आदित्य सैंडविच प्लेट में रखता है और परी की ओर बढ़ते हुए कहता है, मिस परी सक्सेना, क्या तुम भूल रही हो कि राम जी के साथ सीता मैया भी वनवास गई थी? इसलिए तुम भी मेरे साथ हो। यहाँ राम मैं हूँ और सीता तुम हो, समझी? उद्धरण चिन्ह। आदित्य इंटेंस नजरों से देखते हुए कहता है, जिसे देखकर परी का गला सूखने लगता है। वह अपने सूखे गले को तार करती है और आदित्य के हाथ से सैंडविच चेंज करें टेबल की ओर जाने लगती है। ये देखकर आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर परी टेबल पर बैठ जाती है और जल्दी जल्दी सैंडविच खाने लगती है। वह अपना खाना जल्द खत्म करके नींद का बहाना बनाने वाली थी ताकि आदित्य उसे तंग ना कर सके, लेकिन आदित्य कहाँ उसकी सुनने वाला था। वह परी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। परी हैरान रह जाती है। वह आदित्य की ओर देखते हैं और कहती है, क्या आपको भी सैंडविच चाहिए? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ना में सिर हिला देता है और उसे उठने का इशारा करता है। परी बेचारी सैंडविच खाते हुए चेयर से उठ जाती है और अगले ही पर आदित्य उस चेयर पर बैठ जाता है और परी को अपनी गोद में बैठा लेता है। परी तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, उसे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी कर्द दौड़ पड़ती है। वह इस वक्त आदित्य की गोद में थी, उसकी पूरी बॉडी आदित्य की बॉडी को छू रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही आदित्य परी के शोल्डर पर अपने चीन रखकर कहता है, मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से यह सैंडविच खा लो। उद्धरण चिन्ह। परी बिना पलक झपकते हुए सामने की ओर देखते हैं और जल्दी जल्दी सैंडविच खाने लगती है। इधर आदित्य परी के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करता है और उसके कान के पास बड़े ही प्यार से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? परी के हाथ से सैंडविच छूट जाती है और वह प्लेट परी गिर जाती है। वह आदित्य की ओर देखते हैं और कहती है, क्या कहा आपने? मैं ठीक से सुना ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसकी कमर पर अपने हाथ रख देता है और उसे बड़े प्यार से सहलाते हुए कहता है, मैंने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? परी का दिल जोरों से धड़क रहा था। इस बार तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल निकालकर सामने आ जाएगा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह डरते हुए आदित्य की ओर देख रही थी। तभी आदित्य उसकी कमर से हाथ हटता है और उसका हाथ पकड़कर उसे चूम लेता है। परी के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन आदित्य का पास आना और उसे बार बार किस करना जरा भी खराब नहीं लगता था। लेकिन वह ये बात जानती थी कि दोनों की शादी कभी पॉसिबल नहीं है। वैसे भी आदित्य की सगाई मिस लारा से होने वाली थी, इसलिए वह कहती है, मिस्टर दीवान आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको उसे लड़की से शादी करनी चाहिए जिससे आप पसंद करते हैं। वैसे भी आपके एंगेजमेंट मिस लारा से तय हो चुकी है। आप इस तरह से। इसके पहले कि परी कुछ और कह पाती, आदित्य उसके होंठ पर उंगली रख देता है और कहता है, उस लड़की की बात मत करो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। और जहां तक रहे पसंद की लड़की की बात, तो आदित्य थोड़ा रुककर परी की आंखों में देखने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। शायद पहले दिन से ही मेरे दिलों दिमाग में तुम बस चुकी हो। परी सक्सेना मुझसे शादी करोगी? आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। 75 आदित्य का ऑब्सेशन। अब आगे। जैसे ही परी आदित्य की बात सुनती है वह बिल्कुल हैरान रह जाती है। वह आदित्य की गोद से उठ जाती है और कहती है, मिस्टर दीवान आपकी कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप ये बात क्यों नहीं समझते कि आपका और मेरा कोई में नहीं है?
उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मेल नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है? यही कहना चाहती हो ना कि मैं अमीर हूं और तुम गरीब? लेकिन पर इस बात पर गौर करो, इस वक्त में तुम्हारे पास इतना पैसा भाई है और मैं तो जॉबलेस ही हूं। इसका मतलब यही है कि हम दोनों इक्वल हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है और यह फाइनल है। उद्धरण चिन्ह। परी ना में सिर हिला देती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी काफी रात हो चुकी है। आप प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर परी दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन आदित्य लंबे स्टेप लेते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। परी सीधा आदित्य के सीने से जा लगती है। उसकी सांस बढ़ जाती है क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि आदित्य इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा है। आदित्य परी को घर कर देखता है और अगले ही पल वो परी को अपने कंधे में उठा लेता है। ये देखकर परी पहले तो हैरान रह जाती है, फिर वह आदित्य के पीठ पर मुक्का मारते हुए कहती है, मिस्टर दीवान मुझे छोड़िए। आप ही क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आदित्य उसकी एक नहीं सुनता और उसे ऐसे ही उठाकर सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे की ओर ले जाने लगता है। परी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लगती है, लेकिन आदित्य पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। वह अपनी मनमानी करते हुए परी को कमरे की ओर ले जाता है। वह अपने एक हाथ से कमरे का दरवाजा खुलता है और लाइट्स ऑन कर देता है। अगले ही पर उसके सामने एक बहुत बड़ा कमरा होता है, जिसके एकदम सामने एक बड़ा सा किंग साइज बेड होता है। आदित्य उस बेड की ओर बढ़ जाता है और परी को उसमें पटक देता है। परी हल्की सी बाउंस हो जाती है क्योंकि वह बेड काफी ज्यादा मुलायम था। वह बेड पर सीधे बैठते हुए कहती है, मिस्टर दीवान आप ये सही नहीं कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आदित्य उससे दूर कर कहता है, क्या मैं तुम्हें इस तरह का लड़का नजर आता हूं जो किसी लड़की के साथ बिना उसकी मर्जी के? इतना कहकर आदित्य चुप हो जाता है और परी को घूरने लगता है। वही परी अपनी नजर झुका लेती है। वह ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आदित्य को दूर रखने के लिए उसने ये सब कह दिया। अगले ही पर आदित्य बेड पर बैठ जाता है, जिसे देखकर परी पीछे खिसक जाती है और कहती है, आपने अभी कहा कि आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, फिर आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? मिस्टर दीवान आप। परी ने इतना ही कहा था कि आदित्य उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? मेरा दिमाग खराब करके रखा है तब से तुमने। उद्धरण चिन्ह। परी अपनी आंखें बड़ी करते हुए आदित्य को घूरने लगती है और कहती है, मैं क्यों चुप रहूं? आप यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी सारी बदतमीजी चुपचाप से सह लूं। मिस्टर दीवान मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। आप समझते क्यों नहीं? आदित्य अपना सर पकड़ लेता है, जिसे देखकर यह परी अजीब शक्ल बना लेती है। अगले ही पल आदित्य परी की ओर देखता है और उसकी तरफ चला जाता है। परी हैरान रह जाती है ये देखकर कि आदित्य कितनी जल्दी उसके पास आ गया। उन दोनों के फेस एक दूसरे के काफी करीब थे, जिस वजह से परी सांस भी नहीं ले पा रही होती है। आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम मुझसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो। क्या ये सच नहीं है कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं तो मुझे रेसिस्ट नहीं कर पाती? ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब ही रहूं? कह दो कि तुम्हारे मन मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। उसके सवालों का जवाब परी बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब वह खुद भी नहीं जानती थी। उसे अपनी फीलिंग्स नहीं पता थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि वह आदित्य के बारे में क्या महसूस करती है। ये सच है कि उसने जैसा आदित्य के लिए महसूस किया था वह किसी के लिए नहीं किया है, लेकिन क्या इस फीलिंग को प्यार का नाम दिया जा सकता था? परी इस बात पर कंफर्म नहीं थी कि क्या उसके मन में आदित्य के लिए जो फीलिंग थी वह प्यार थी। वो अपनी नजरें झुका लेती है, जिसे देखकर आदित्य कहता है, शायद तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि तुम मुझे पसंद करती हो। लेकिन परी सक्सेना तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और कल हम दोनों शादी कर रहे हैं। इतना कहकर आदित्य बेड पर सीधे लेट जाता है। वही परी हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है और कहती है, शादी? वह अभी कल? आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर दीवान? आदित्य अपने आंखें बंद करके कहता है, वही जो तुम सुन रही हो, कल हम दोनों की शादी है। इसलिए चुपचाप से सो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाए और तुम फोटोज में गंदी नजर आओ।
उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहने पर परी गुस्से से चिल्लाकर कहती है, मैं आपसे कोई शादी। उसने इतना ही कहा था कि आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिस वजह से परी आदित्य के सीने से जा लगती है। आदित्य उसे खुद से सटा लेता है और उसके बॉडी पर अपना एक पैर रख देता है ताकि यह छोटी सी छिपकली इधर उधर ना भटकती रहे। आदित्य उसके कान के पास धीरे से कहता है, अब चुपचाप से सो जाओ। ऑलरेडी मैं डैड की वजह से परेशान हूं, तुम मेरी परेशानी मजीद ना बढ़ाओ। इतना कहकर आदित्य बड़े प्यार से परी के कमर को सहलाने लगता है। वही परी समझ नहीं पाती कि उसे इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना चाहिए। वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी और उस थकान भी महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगती है और उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब नींद के आगोश में चली जाती है। दूसरी तरफ गोयनका मेंशन ऋषभ और हमारा सोने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी ऋषभ का फोन बजने लगता है। वह फोन पर नजर घुमाकर देखता है तो यह आदित्य के डैड का कॉल था। ये देखकर वह कुछ सेकंड फोन को घूरने लगता है। वही अमायरा जब देखी है कि ऋषभ फोन को अजीब तरीके से देख रहा है तो उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह कहती है, किसका कॉल है ऋषभ, वह इतनी रात को? ऋषभ कहता है, आदित्य के डैड का कॉल है। अमायरा कहती है, तो जल्दी से उठाओ ना, क्या पता कोई इमरजेंसी आ गई हो। जिस पर ऋषभ कहता है, मुझे पता है क्या इमरजेंसी आई है। मैं अंकल से बात नहीं करना चाहती क्योंकि वह मुझे आदित्य के बारे में ही सवाल करने वाले हैं, जिसका जवाब मैं उन्हें नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैं उनका कॉल अवॉइड करने की सोच रहा हूं। जिस पर अमायरा कहती है, ऋषभ अगर उन्हें सिर्फ आदित्य के बारे में पूछना होता तो क्या वह इतनी रात को कॉल करते? जरूर कोई परेशानी हो गई होगी, आप प्लीज एक बार कॉल उठा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। अमायरा की बात सुनकर ऋषभ को लगने लगता है कि वह सही कह रही है। आखिर आधी रात को कोई इंसान सिर्फ किसी के लवर के बारे में पूछताछ करने के लिए तो फोन नहीं करेगा। ऋषभ कॉल पिक कर लेता है और सामने से आदित्य के डैड की बातें सुनकर वह हैरान हो जाता है। ऋषभ कहता है, ठीक है अंकल, मैं पता करके बताता हूं कि वह इस वक्त कहाँ है। इतना कहकर ऋषभ फोन काट देता है और फिर आदित्य को कॉल करने लगता है। इधर आदित्य ने अपना फोन साइलेंट पर रखा हुआ था। उसे पता था कि उसे अभी सैकड़ों कॉल आने वाले हैं। वह परी के साथ कुछ मोमेंट बिताना चाहता था, इसलिए उसने अपना फोन साइलेंट पर रखा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद जब आदित्य ऋषभ का कॉल नहीं उठाता तो अमायरा को गुस्सा आ जाता है। वह दांत पीसते हुए कहती है, आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, ये तुम्हारी कॉल कैसे अवॉइड कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। जिस पर ऋषभ कहता है, ही इज बिजी विद समवन। कहते हुए अमायरा अपनी एक आईब्रो चढ़ा लेती है। फिर वह आगे कहती है, तो आप कहना चाहते हैं कि आदित्य इस वक्त उसे लड़की के साथ है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ में से हिला देता है और कहता है, जल्दी से परी को फोन करो और उससे पूछो कि वह इस वक्त कहाँ है। अमायरा हैरानी से कहती है, परी से क्यों पूछना कि वह इस वक्त कहाँ है, हमें आदित्य और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना है को वो दोनों कहाँ है। और आदित्य परी को क्यों बताकर जाएगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ है। ऋषभ एक गहरी सांस लेता है और कहता है, क्योंकि परी ही आदित्य की गर्लफ्रेंड है। उद्धरण चिन्ह। क्या? अमायरा हैरानी से कहती है, जिसे सुनकर ऋषभ में सिर हिला देता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि परी भी तो आदित्य की ऑफिस में ही काम करती है। तो क्या आदित्य परी को पसंद करता है? वह हैरानी से ऋषभ को देखते हैं तो ऋषभ कहता है, तुम सही समझ रही हो, आदित्य परी को पसंद करता है और इस वक्त वह दोनों साथ ही हैं। अंकल आंटी काफी ज्यादा परेशान है, हमें आदित्य से बात करनी होगी। तुम एक बार परी को कॉल करके देखो। उद्धरण चिन्ह। वही अमायरा मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने इस लड़की से सुबह पूछा था कि आखिर उसके बॉस किस लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इसने बताया ही नहीं, पागल कहीं की। एक बार मुझे मिल जाए फिर इसका भरता बना दूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर ऋषभ को हंसी आ जाती है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करके कहता है, तुम उसका भरता बाद में बना लेना, पहले उसको कॉल करो। अमायरा हमें सर हिलाती है और परी को कॉल करने लगती है। इधर पार्थ साक्षी को लेकर क्लब पहुंच चुका था। साक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वह पहली बार पार्थ के साथ ऐसे बाहर आई थी। वह दोनों इस क्लब में आए थे जहां साक्षी और पार्थ मिले थे। साक्षी पार्थ की वजह से बहुत खुश थी। वह दोनों एक बार काउंटर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। तभी साक्षी को कुछ याद आता है जिसकी वजह से उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं।
वह पार्थ की ओर देखते हैं और गुस्से से कहती है, तो तुम मेरी शादी करवाना चाहते हो? वह भी किसी और लड़की थे। पार्थ उसकी ओर देखता है और मुस्कुराने लगता है। वह कहता है, मैं सोच ही रहा था कि तुमने अब तक इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। वैसे मेरे दोस्त काफी हैंडसम है, तुम उनसे मिलना चाहोगी क्या? इतना कहकर पार्थ से मुस्कुराने लगता है। वही साक्षी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर कोई पसंद आया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। तब तो तुम्हें खुशी होगी ना? जल्दी से बताओ तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर साक्षी आसपास देखने लगती है, जिसे देखकर पार्थ कहता है, देखो मैं तो यूं ही बोल रहा था। तुमने मुझे वार्निंग दी है कि मैं किसी और लड़की की वह नहीं देख सकता। तो तुम भी मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़के की ओर देखा तो मैं उसका वह हाल करूंगा कि वह किसी और लड़की को देखने के काबिल नहीं रहेगा। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।